नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बी गोट क्लासेस में। दोस्तों, यह क्लास तमाम सभी उन विद्यार्थियों के लिए हैं जिनके इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में बैक हैं, यानी कि कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में बैक हैं, उस स्टूडेंट के लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण है। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम 2023 को ध्यान में रखते हुए इस क्लास को, इस सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया है, जिसकी क्लास आज 6 नंबर है। आपको पता होगा जो बच्चे रेगुलर तरीके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने 125 क्वेश्चनों को कंप्लीट देख लिया होगा, अच्छी तरीके से याद भी कर लिया होगा। आज अपन 25 क्वेश्चंस और करेंगे जो कि आपके 150 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। टोटल अपना जो लक्ष्य है 500 क्वेश्चनों का। और मैं आपको फिर से बता दूं, सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। मैं जो आपको हल करवा रहा हूँ, आंसर कीज़ हल करवा रहा हूँ। आंसर कीज़ का मतलब है कि जो बच्चों ने पेपर दिया था वही पेपर मैं आपको हल करवा रहा हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। जितने भी पेपर मेरे पास हैं सारे पेपरों को मैं हल करवाऊँगा, जिससे आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे और कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। इसलिए सभी विद्यार्थी अच्छे से क्लास को देखना, ठीक है, अच्छे से क्लास को समझना और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना। शुरुआत करेंगे क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 26 जो कि इस पीडीएफ का है, जो कि डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषताएं क्या है। डीसी जनरेटर जो होता है ना, उसमें वेव वाइंडिंग होती है। तरंग वाइंडिंग को क्या कहेंगे अपन? वेव वाइंडिंग कहेंगे। जो वेव वाइंडिंग होती है उसकी क्या विशेषता होती है? वेव वाइंडिंग जो होती है कम धारा और उच्च वोल्टेज के लिए लगाई जाती है, ध्यान रखना। एक होती है तरंग वाइंडिंग और एक और होती है जिसको बोलते हैं अपन लैप वाइंडिंग। अगर आप नाम जानते हो तो पता होगा लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग की विशेषताएं क्या होती है? उच्च धारा कम वोल्टेज। लैप वाइंडिंग की विशेषताएं क्या होती है? उच्च धारा कम वोल्टेज, ठीक है ना। तो यहाँ पर तरंग यानी कि वेव वाइंडिंग के बारे में पूछा तो बी ऑप्शन अपना कंप्लीटली सही आंसर होगा। एक बात ये भी ध्यान रखना, लैप वाइंडिंग में क्या होता है, जितने पोल होते हैं उतने ही समांतर रास्ते होते हैं। लेकिन वेव वाइंडिंग जो होती है उसमें क्या होता है कि जितने समांतर रास्ते जो है ना वो केवल 2 होते हैं। जितने पोल होते हैं उतने नहीं होते, केवल समांतर रास्ते 2 होते हैं, पोल कितने भी हो। दोनों के बारे में समझ लेना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। रिपीट करके कोई भी चीज़ नहीं बता पाऊंगा वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उद्योगों में किस प्रकार की मशीन मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव के साथ प्रदान की जाती हैं? तो वो होती हैं घूमने वाली मशीन, जिसको कहते हैं रोलिंग मशीन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उपकरण का नाम क्या है? ये क्या है? ये उपकरण कौन सा है? इसका नाम क्या है? इससे संबंधित क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, ये ध्यान रखना। ये होता है ग्राउलर। क्या होता है? ये ग्राउलर होता है, ध्यान रखना। क्या होता है? ग्राउलर होता है। ग्राउलर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बाहरी और एक होता है आंतरिक। एक होता है बाहरी, एक होता है आंतरिक। देखिए, बाहरी जो होता है वह आर्मेचर के लिए काम में लेते हैं। किसके लिए काम में लेते हैं? आर्मेचर के लिए। और आंतरिक जो होता है ना, बाहरी तो किसके लिए? आर्मेचर के लिए। और आंतरिक जो है वह होता है स्टेटर के लिए, ठीक है, स्टेटर के लिए। तो ये आप ध्यान रखना है ना। हर एक चीज़ को अच्छे से समझना है, याद करना है, संबंधित क्वेश्चनों को समझना है। ये जो ग्राउलर है ये बाहरी ग्राउलर है। पूछा है कि इसका नाम क्या है, तो ये तो है बाहरी ग्राउलर, ठीक है ना। एक होता है, मैंने अभी बताया, आंतरिक ग्राउलर होता है जो किसके लिए? स्टेटर के लिए, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है वह है, डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का क्या नाम है? डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का क्या नाम है, वही पूछा है। तो यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो समझेंगे कि यहाँ पर डाइवर्टर लगा हुआ है। ये है डाइवर्टर, ये सीरीज वाइंडिंग है और ये आर्मेचर है। तो ये कौन सा मोटर हो गया? सीरीज मोटर हो गया, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे? श्रेणी मोटर हो गया, ठीक है। ये कौन सा मोटर हो गया? श्रेणी मोटर। अब श्रेणी मोटर के डाइवर्टर लगा हुआ है किसके? आर्मेचर के समांतर में। तो आर्मेचर डाइवर्टर विधि है, क्योंकि आर्मेचर के जो करंट है ना उसको क्या किया गया है? डाइवर्ट किया गया है। और इसमें क्या होता है कि डाइवर्ट होने के बाद यहाँ पर मोटर की गति बढ़ जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने, IE के नियमों के अनुसार मध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं 2 चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध
क्या है? तो इंसुलेशन प्रतिरोध जो होता है 1 मेगा ओम से अधिक होता है। इसके बारे में मैंने काफ़ी सारा आपको पहले के वीडियो में बता रखा है। अल्टरनेटर के भाग का नाम क्या है? ये अल्टरनेटर के भाग जो है ना, ये रोटर है। ये क्या है? रोटर है। ये तो है रोटर, ठीक है। और ये कौन सा रोटर है? सेलिएंट पोल। कौन सा रोटर है? सेलिएंट पोल है। एक होता है सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल नहीं है, ये है सेलिएंट पोल। इसकी गति कम होती है, इसका व्यास अधिक होता है और इसका जो लंबाई है ना वो कम होती है, ठीक है ना। तो ये है सेलिएंट पोल रोटर। क्या कहेंगे इसको? सेलिएंट पोल रोटर कहेंगे, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अपनाई गई एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट वितरण लाइन में वोल्टेज अनुपात क्या है? तो देखिए घरेलू के लिए क्या होता है कि 415 वोल्टेज को किस में कन्वर्ट किया जाता है? 240 वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है, ध्यान रखना। यहाँ पर अपना बी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से यूजेटी, यूजेटी का पूरा नाम याद रखना, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है, का मुख्य कार्य क्या है? कार्य के बारे में पूछा है तो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर होता है, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है वह है आपके सामने, क्यों पोल कोर स्टॉपिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं? क्यों पोल कोर स्टॉपिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं? तो भंवर धारा हानि को कम करने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग के बारे में पूछा है तो ट्रिगर सर्किट। क्या कहेंगे? ट्रिगर सर्किट कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी ड्राइव में V और F अनुपात को स्थिर रखना क्यों आवश्यक है? तो इसको स्थिर रखना इसलिए आवश्यक है कि सभी गति पर रेटेड बल गुण बनाए रखें। यहाँ पर ए ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अल्टरनेटर में EMF समीकरण की गणना करने का सूत्र क्या है? तो अल्टरनेटर में EMF समीकरण की गणना करने का जो सूत्र है वह है 4.44 KD KC और FT 5M, है ना। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही आंसर है, ध्यानपूर्वक इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चरणबद्ध वोल्टेज स्टेबलाइजर में कौन सा विद्युत उपकरण वोल्टेज को सक्रिय कर रहा है? वोल्टेज को ऑटोस्टेट होता है, ऑटोस्टेट जिसको कहते हैं। यहाँ पर अपना ए ऑप्शन सही आंसर होगा। अब आते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन की। जैसे कि मैंने कहा था कि आपको साथ ही साथ मैं वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चन भी करवाऊंगा जो कि आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। साधारण ब्याज में साल को कैसे दर्शाया जाता है? साधारण ब्याज में जो साल को दर्शाते हैं वो एन के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। आर के द्वारा दर को दर्शाया जाता है, ये ध्यान रखना। आई के द्वारा ब्याज को दर्शाया जाता है यानी कि इंटरेस्ट, और पी के द्वारा मूलधन को दर्शाया जाता है। ये भी आप साथ ही साथ याद रखना, किसी से भी पूछ ले क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि क्या है, A×A² प्लस A3 A4। तो यहाँ पर क्या है, सभी के आधार क्या है? समान है, तो ए लिख दो। बाकी ऊपर क्या है, यहाँ पर इंटू लगा हुआ है और पावर है ऊपर, तो एक इंटू के जगह मतलब कि इंटू है ना, तो आधार समान है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, ए लिख दिया अपन ने। ऊपर इंटू लग रहा है तो अपन सभी को घातों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। सभी घातों को जोड़ेंगे तो एक के ऊपर कितनी घात है? एक है, कुछ नहीं है तो एक तो है ही, एक हो गया, फिर 2 है, प्लस फिर 3 है, फिर प्लस 4 है, तो कितना हो गया टोटल? टोटल हो जाता है 1 की पावर 2 1 3 हो गया, 3 3 6 6 4 कितना हो गया? 10 हो गया। तो 1 की पावर कितना आएगा? 10 आएगा। तो यहाँ पर अपना क्या आंसर सही रहेगा? ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन से, लाभ कैसे व्यक्त किया जाता है? लाभ को कैसे व्यक्त करते हैं? तो लाभ को हमेशा परसेंट में व्यक्त करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, साधारण ब्याज में प्रिंसिपल किस तरह से निरूपित किया जाता है? अभी मैंने बताया आपको बी से दर्शाया जाता है, ठीक है, यानी कि पी से दर्शाया जाता है। यहाँ पर फिर से बता दूँ, एन तो दर्शाएगा वर्ष को यानी कि साल को, और पी दर्शाएगा मूलधन को, आई दर्शाएगा ब्याज को, और आर दर्शाएगा रेट यानी कि दर को। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्राधिकरण दरों के अनुसूची को प्रकाशित करता है? तो यह सरकारी विभाग।
क्या है आंसर? सरकारी विभाग। इस तरीके के क्वेश्चन कन्फ्यूज करते हैं। आप इस तरीके के क्वेश्चन पढ़े हुए नहीं रहते हैं और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। तो इनको याद रखें, समझें और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से याद करें। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सूत्र है, कौन सा सूत्र है? यहाँ पर एक चीज़ को हटा दो क्योंकि यार डबल डबल लिखा जाते हैं, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में देते हैं। तो a की पावर m बटा a की पावर n है, बटा में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a बराबर m माइनस n हो जाएगा, क्योंकि आधार क्या है यहाँ पर भी समान है, आधार एक जैसा है। तो m ये ऊपर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर a माइनस n हो जाएगा। इंटू होता तो जुड़ जाता। अब आते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन जो कि सिंपल से हैं। 3 पिन सर्किट को पहचाने। ये 2 पिन है, ये तो कौन सा पिन है? 2 पिन है, तो ये 3 पिन नहीं है। यहाँ पर ये भी क्या है? ये भी नहीं है, ये 3 पिन है, क्योंकि इसमें 3 आपको होल नज़र आ रहे हैं। तो यही आपका कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से एसी एमीटर हैं। एसी एमीटर के बारे में पूछा है। ये तो फ्रीक्वेंसी मीटर है। ये कौन सा मीटर है? फ्रीक्वेंसी मीटर है, ये ध्यान रखना। ये आवृत्ति मीटर है, हर्ट्ज का चिन्ह है। यहाँ पर ये वोल्ट मीटर है। ये क्या है? वोल्ट मीटर है। अपन से एसी एमीटर पूछा है, तो ये रहा एसी एमीटर, ठीक है। और यहाँ पर ये कौन सा मीटर है? ये ओम मीटर है। ये कौन सा मीटर है? ओम मीटर है। तो सभी के बारे में मैंने बता दिया। आंसर सही कौन सा था? सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रतीक का नाम क्या है? यह प्रतीक देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिख रहा है आपको? कैपेसिटर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कैपेसिटर दिख रहा है ना। तो कैपेसिटर दिख रहा है, तो ये कैपेसिटर तो है ही, और साथ ही साथ माइक्रोफोन का भी है। क्यों? क्योंकि ये जो सिंबल होता है ना, ये जो सिंबल होता है ना, ये माइक्रोफोन का सिंबल होता है। तो माइक्रोफोन का भी है और साथ ही साथ कंडेंसर भी है। तो कंडेंसर और माइक्रोफोन दोनों साथ में है ना, तो इसलिए यहाँ पर ये आंसर होगा। ओनली माइक्रोफोन का देना होता तो ये देंगे अपना आंसर, ठीक है। और ये तो होगा ही नहीं। तो इस तरीके से आप कंफ्यूज मत होना, समझना हर एक क्वेश्चन को अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती करंट के लिए प्रतीक की पहचान करें। प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट, डायरेक्ट यानी कि डीसी, डीसी और प्रत्यावर्ती यानी कि एसी। डीसी और एसी किस में है? तो यहाँ पर इसमें देखोगे तो यहाँ पर ओनली डीसी है, यहाँ पर इसमें देखोगे तो यहाँ पर ओनली एसी है, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखिए ये जो है ना सी ऑप्शन इसमें है। देखिए यहाँ पर ये वाला ऊपर वाली जो लाइन है ये डीसी की है और ये नीचे वाली लाइन एसी की है। तो यहाँ पर डीसी और एसी दोनों है, तो यही अपना क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। ये वाला तो रिले का है, डी ऑप्शन में जो दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिना स्विच यानी कि पी के मुख्य फ्यूज बोर्ड के लिए चिन्ह चुने। तो यहाँ पर आपका ये सी ऑप्शन जो दिया है ये आपका कंप्लीटली सही आंसर रहेगा, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि पृथ्वी का प्रतीक कौन सा है? पृथ्वी का मतलब कि अर्थ का, अर्थिंग जो करते हैं उसका प्रतीक पूछा है, तो यही अर्थिंग का प्रतीक है, ठीक है। बी ऑप्शन में क्या दिया है? तो बी ऑप्शन में जो दिया है ये स्विच का है, ये सेल का है ना। और बाकी जो आखिरी में डी वाले में दिया है ये किसका है? ये एनओ का है। तो इस तरीके से अपने जो क्वेश्चंस थे 25 क्वेश्चंस आज के वो अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। कल फिर हाजिर होंगे कल वाली क्लास में, और उसमें भी अपन 25 क्वेश्चंस लेकर आएंगे। सारे क्वेश्चंस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के हिसाब से हम करवा रहे हैं। तो आपको इन क्वेश्चनों को देखना है और हर एक क्वेश्चन को याद करना है। कह रहा हूं कि आपके एग्जाम में यहीं से ही क्वेश्चन आने वाले हैं, घबराना नहीं है। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से याद करना है, पेपर को अच्छे से देखकर आना है। 100% मैं बोल रहा हूं आप पास हो जाओगे, लेकिन आप वीडियो को देखोगे, हर क्वेश्चन को याद करोगे तभी पास हो पाओगे, वरना नहीं हो पाओगे। इसलिए आप जरूर वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, अपने मित्रों तक इन वीडियो को जरूर शेयर कर देना, ठीक है। और वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाना, क्योंकि आप इतने समय तक वीडियो पर रुकते हैं तो आपको एक लाइक तो करना ही चाहिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।